10th क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से पोस्ट वॉर और प्री वॉर के टाइम पर इकोनॉमीज जो थी वो क्या शेप ले रही थी, और ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर टाइम ऑफ पोस्ट वॉर रिकवरी जो थी इकोनॉमीज कैसे कर रही थी, ब्रिटेन को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब किस तरह से यूएस में उस कालखंड में या उस पीरियड में जिस पीरियड में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए उस पोजीशन को कैसे एंजॉय कर रहा था, और यूएसए के अंदर किस तरह से एक जिसे हम कह सकते हैं रियल इकोनॉमिक बूम आया हुआ था, वो अब हम इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। सो इन द यूएस रिकवरी वॉज क्विकर। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में रिकवरी जो थी वो बहुत जल्दी हो गई। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। अब इस बात को पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि किस तरह से वॉर ने यूएस इकोनॉमी में बूम लाने में मदद की। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर, हालांकि यूएस को एक छोटा टाइम ही जो था वो ट्रबल में बिताना पड़ा वॉर के एंड होने के बाद, द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s। और अर्ली 1920s में यूएस इकोनॉमी अपने टॉप पर धीरे धीरे पहुंच रही थी, या अपने शिखर पर धीरे जो था वो पहुंच रही थी। बहुत स्लो स्पीड थी उसकी, ज़्यादा स्लो नहीं थी, लेकिन जो प्रोग्रेस थी उस मामले में वो बिल्कुल कंफर्म तरीके से आगे बढ़ रही थी। सो वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s वाज मास प्रोडक्शन। अब बेटा देखो, ये एक फीचर है उस समय की यूएस इकोनॉमी का। हम बात कर रहे हैं 1920s के डेकेड की। उन 10 सालों में यूएस इकोनॉमी का एक जो बड़ा फीचर था वो फीचर था मास प्रोडक्शन, यानी बड़े स्केल पर बड़े लेवल पर होने वाली प्रोडक्शन। द मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी। और लेट 19th सेंचुरी में जो ये मूव था मास प्रोडक्शन की तरफ, अमेरिका ने ये इसको लेना स्टार्ट किया। बट इन द 1920s इट बिकम अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। पर 1920 के दशक में ये इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हो रही थी यूएस में, ये उसका एक फीचर बन गया, ये उसका एक खास तरह का, उसका एक अलग तरह की उसकी विशेषता बन गई। A well-known pioneer of mass production was a car manufacturer Henry Ford। और बेटा जो ये मास प्रोडक्शन का जो ये सिलसिला चल रहा था, या व्यापक स्तर पर जिसे हम कहें कि उत्पादन हो रहा था, बड़े लार्ज लेवल पर जो प्रोडक्शन हो रहा था, इसका जो सबसे बड़ा पायोनियर थे वो थे हेनरी फोर्ड। ही अडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ अ शिकागो स्लॉटर हाउस। उन्होंने अपने उद्योगों में खास तरह की टेक्निक को अडॉप्ट किया जिसको नाम दिया गया था असेंबली लाइन मेथड। और ये मेथड की प्रेरणा उन्हें मिली शिकागो में एक स्लॉटर हाउस है जहाँ जानवरों को काटा जाता है, मीट में कन्वर्ट किया जाता है। इन विच स्लॉटर्ड एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय बुचर्स एज दे केम डाउन अ कन्वेयर बेल्ट। जानवर जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे आते रहते हैं और फिर उसके बाद उनको मीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो मेथड था ये एक्चुअल में हेनरी फोर्ड को यहाँ से मिला था। टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉयड, उन्होंने इस मॉडल को अडॉप्ट किया। और कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया? जो अपना नया कार प्लांट वो डेट्रॉयड में बना रहे थे हेनरी फोर्ड, वहाँ पर उन्होंने इस मेथड को, ये जो असेंबली लाइन मेथड था, इस मेथड को वहाँ फॉलो करवाया। He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles। उनको ये फील होने लगा था कि जो असेंबली लाइन मेथड है एक्चुअल में ये जो व्हीकल्स बनाने का जो तरीका है ये उसको और आसान कर देगा और उसमें और तेज़ी लाएगा। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कॉन्टीन्यूसली। बेटा जो है असेंबली लाइन मेथड था, यानी जो कन्वेयर बेल्ट पे सामान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता था, हर वर्कर के सामने से निकलता रहता था, हर वर्कर का काम जो होता था वो फिक्स्ड काम होता था और वो उसी काम को बार बार करता था और मैकेनिकली उसको दोहराता था उस काम को। सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट टू द कार, जैसे कार में किसी पर्टिकुलर पार्ट को जोड़ना एट अ पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। और ये काम उसी पेस पर होता था जिस पेस पर कन्वेयर बेल्ट चलती थी। यानी जैसे 10 लोग बेटा वर्कर एक लाइन में खड़े हैं तो उनके सामने से कन्वेयर बेल्ट निकल रही है। एक का काम है जो उसके व्हील्स हैं उनको स्क्रू करना, एक का काम है सीट्स को टाइट करना, एक का काम है इंजन में कुछ काम करना, नेक्स्ट का काम है फिर से छत पे कुछ काम करना। तो जैसे ही पहले वर्कर के बाद वो दूसरे वर्कर पे कार आगे बढ़ेगी, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर दूसरे वर्कर के, पहले वर्कर के पास फिर दूसरा मॉडल जो है वो पहुंच चुका होगा। यानी एक के बाद एक वर्कर्स के पास जो थे वो कार के जो मॉडल्स थे वो आगे बढ़ते रहते थे। उनका फिक्स काम, उन्हें बार बार हर मॉडल में वो काम रिपीट करना पड़ता था और इसे कहा गया असेंबली लाइन मेथड। दिस वॉज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क। ये एक तरीका था हर वर्कर से ज़्यादा आउटपुट लेने का
कैसे लिया जाता था ये काम, उसकी जो वर्क करने की जो स्पीड थी, जो पेस था, उसको बढ़ाकर। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। अगर कोई भी वर्कर कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़ा होता था तो वो सामने खड़ा होकर के अपने काम को लेट नहीं कर सकता था। सोचो, अगर उसके सामने से बेल्ट से सामान निकल रहा है, उसके सामने जो उसका हिस्सा आ रहा है, उसको काम को वो करना पड़ेगा। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट जो है या जो व्हीकल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर उसको अपनी सैलरी का लॉस करना पड़ेगा। इसीलिए इस काम में वो देरी नहीं कर सकता था। टेक अ ब्रेक, ना वो इसमें कोई ब्रेक ले सकता था, और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद द वर्कमेट, ना वो अपने बराबर के जो मजदूर होते थे या कारीगर होते थे उनके साथ वो गप्पे लड़ा सकता था। देखो, वर्कर से ज़्यादा काम निकलवाने का ये तरीका जो था वो हेनरी फोर्ड ने स्लॉटर हाउस से लिया, लेकिन इस तरीके से उसने अपने प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। सो एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार्स केम ऑफ असेंबली लाइन एट द 3 मिनट इंटरवल्स। इस सब के परिणाम स्वरूप जो हेनरी फोर्ड की जो कारें थी वो असेंबली लाइन में 3 मिनट के अंतराल पर आने लगी। यानी एक वर्कर के आगे कार का एक पार्ट आया, उसने उस पार्ट को फिक्स किया, आगे बढ़ गया, जितने में उसे फिक्स करने में जो टाइम लगा उसके 3 मिनट के बाद उसके सामने दूसरा कार का पार्ट आ गया, फिर उसने उसे फिट किया। इस तरह से ये 3-3 मिनट के इंटरवल में ये कार जो थी वो आगे बढ़ती रहती थी। अ स्पीड मच फास्टर देन दैट अचीव्ड बाय प्रीवियस मेथड्स। और ये बहुत तेज स्पीड थी रादर देन प्रीवियस मेथड्स के, जो पहले कारों को बनाने में जो मेथड इस्तेमाल किए जाते थे उनकी तुलना में कई गुना ज़्यादा तेज था। द टी मॉडल फोर्ड वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। और ये जो टी मॉडल कार थी, ये दुनिया की पहली, फोर्ड की जो कार टी मॉडल कार, ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसे मास प्रोडक्शन लेवल के थ्रू बनाया गया था। सो एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन्स। जो पहले तो जो वर्कर्स थे उनको बड़ा तनाव हुआ कि ये किस तरह का काम है कि हमें लगातार काम करते रहना है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई सुस्ताने का टाइम नहीं हमें मिलना, कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलना, लगातार हमने काम करते रहना है। इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क। और यहाँ वो काम को रोक भी नहीं सकते थे, अपनी मनमर्जी से भी काम नहीं करते थे। कन्वेयर बेल्ट पे काम चल रहा है और उन्हें उसको कंप्लीट करते रहना है, नहीं तो पीछे की सारी सीरीज रुक जाएगी। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्री छोड़ दी फोर्ड की। सो इन डेस्परेशन फोर्ड डबल्ड द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। उनको वापस बुलाने के चक्कर में या उनको वापस बुलाने के पर्पस से जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने जो डेली वेजेस था या जो मजदूरी थी रोज़ की वो बढ़ाकर $5 कर दी जनवरी 1914 पे। बेटा उस टाइम पर $5 बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने जो थी वर्कर्स के लिए डिसाइड कर दी ताकि वर्कर्स काम छोड़कर ना जाएं। एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट्स। जब उन्होंने सैलरी बढ़ा करके £5 करी तो $5 करी अमेरिकन डॉलर, तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि उनके प्लांट में जहाँ पर ये कारें बनती थी वहाँ किसी भी तरह का जो ट्रेड यूनियन है वो ऑपरेट ना कर पाए, वो फंक्शन ना कर पाए। सो हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन। और हेनरी फोर्ड ने ये जो हाई वेजेस था इसको बार बार वो रिपीट करता, इसकी जो रिकवरी थी वो उसने कैसे करी, उसने प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर। और मजदूरों को या वर्कर्स को फोर्स किया कि वो और ज़्यादा मेहनत से काम करें। So much so, he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost-cutting decision he had ever made. तो जो उसने ये डबल करने का डेली वेजेस के जो डिसाइड किया था, उसने इसको ये कह करके इसको जो है वो सही ठहराने की कोशिश की कि ये उसकी तरफ से बेस्ट कोस्ट कटिंग मेथड है। यानी जो कोस्ट कट की जा सकती थी वो उसने वर्कर्स की सैलरी तो बढ़ा दी लेकिन उसने अपनी प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दी। उसने ये कह करके अपने काम को सही ठहराया। सो फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन द यूएस। और फोर्ड की इस नकल पर यूएस के अंदर बहुत जल्दी सारी फैक्ट्रीज इसी मेथड को फॉलो करने लगी। दे वर ऑल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 1920s। और 1920 के डेकेड में तो वो यूरोप में भी ये मेथड जो था वो कॉपी होने लगा, इसकी नकल की जाने लगी। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड। और जो मास प्रोडक्शन थी इससे जो भी कुछ उत्पादन होता था उसकी कीमतें और इंजीनियर्ड गुड्स की कीमतें जो थी वो गिरने लगी। थैंक्स टू हायर वेजेस मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर्स गुड्स एज सच एज कार्स। और क्योंकि वेजेस हाई हो रहे थे इसलिए वर्कर्स तक भी जो थे वो इस लायक बन गए कि वो कार जैसे जो महंगा कंज्यूमर आइटम था उसको भी अफोर्ड कर सकते थे। Car production in the US rose from 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929। और देखो बेटा एक इंटरेस्टिंग स्टैट,
जो कार की प्रोडक्शन थी यूएस में वो 2 मिलियन जो कि 1919 में थी उससे बढ़कर 5 मिलियन हो गई सिर्फ 10 साल के अंदर 1929 के अंदर। सिमिलरली देयर वाज अ स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर्स ऑल थ्रू अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज। एक बहुत तेज़ी आ गई रेफ्रिजरेटर के खरीद में या वॉशिंग मशीन की सेल में या रेडियोज़ की सेल में, ग्रामोफोन प्लेयर की सेल में। ये किस तरह से आई है? एक हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, क्रेडिट रैपिड रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। लोग ये सारा सामान क्रेडिट पर लेते थे, उधार पर लेते थे, जिसकी किस्तें या तो मंथली बांधी जाती थी या फिर जो थी वो वीकली बांधी जाती थी। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो फ्यूल्ड by a boom in house construction and home ownership, financed once again by loan। जो डिमांड थी रेफ्रिजरेटर्स की, वॉशिंग मशीन्स की, ये भी बहुत जल्दी से बढ़ने लगी क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन में एक उछाल आया था। घर बहुत तेज़ी से बनाए जाने लगे थे, घरों को लोग खरीदने लगे थे और फिर ये सारा खर्चा उठा रहे थे वो लोन्स जो वर्कर्स अलग अलग बैंकों से और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से ले रहे थे। सो द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस। और जो ये बूम आया हाउसिंग और कंज्यूमिंग सेक्टर में 1920s में, इसने यूएस की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में मदद की। लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम्ड टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह का जो प्रोसेस चल रहा था, जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, इनकम बढ़ने लगी, इसके साथ साथ जो खपत थी वो बढ़ने लगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, मांग ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा पैसा आने लगा और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा और इनकम भी बढ़ने लगा। सो इन 1923 द यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस ने दोबारा जो कैपिटल था वो दुनिया को देना स्टार्ट कर दिया एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। और एक बार फिर से दुनिया को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला नेशन बन गया। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स ऑल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। इससे यूरोप को भी रिकवर करने में मदद मिली एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। और धीरे धीरे जो विश्व व्यापार था और जो इनकम थी वो भी अगले 6 सालों के दौरान तेजी से बढ़ने लगी। एट दिस ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट। पर ये सब कितने लास्ट तक रहता? बाय 1929 द वर्ल्ड वुड बी प्लंग्ड into a depression such as it had never experienced before। और 1929 में विश्व एक ऐसे संकट में फंसा जिस संकट का सामना इससे पहले विश्व ने कभी नहीं किया था। तो बेटा देखो, इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद कुछ चीज़ों में हमें इसको मेन चीज़ें जो इसमें से हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि यूएस की जो इकोनॉमी थी उसमें सडनली बूम आ गया। बूम क्यों आया? क्योंकि यूएस के बनाए गए सामान की जो डिमांड थी वो यूरोप में बढ़ रही थी और खुद यूएस के अंदर ही बढ़ रही थी। तो उसी सामान को बेचने के लिए, उसी सामान को लोगों को देने के लिए जो यूएस के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस थे उन्होंने लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। जैसे बेटा अब हमने एग्जांपल देखा हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड ने जो फोर्ड मोटर्स थी उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब जब डिमांड थी जब भी तो वो उत्पादन बढ़ाएंगे। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने असेंबली लाइन मेथड को अडॉप्ट किया। असेंबली लाइन मेथड क्या था? असेंबली लाइन मेथड के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सामान वर्कर्स के सामने जो था वो आता रहता था और वर्कर्स को एक फिक्स टाइम में जो उसका काम था उसको बार बार उसी काम को रिपीट करना पड़ता था। इससे क्या हुआ बेटा? इससे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया। इससे क्या हुआ? इससे जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा बड़े स्केल पर होने लगी और जो फैक्ट्रीज थी या जो दूसरे सामान थे वो और ज़्यादा लार्ज लेवल पर बनने लगे। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? यूएस के बने सामान की डिमांड जो थी वो बाहर भी बढ़ने लगी, यूएस के अंदर भी उसकी खपत तेज हो गई और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि यूएस जो था वो एक बड़ा प्रॉस्पर नेशन जो था उसमें कन्वर्ट होने लगा। पर यहाँ एक ट्रेजेडी भी थी। यूएस में ये सारा सामान सिर्फ और सिर्फ लोन के सहारे बिक रहा था। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि लोन के सहारे सारा सामान बिक रहा था और लोन के ही उसमें लोन के दम पर या हम कहें कि लोन के बेस पर ही यूएस की इकोनॉमी इतना प्रोग्रेस कर रही थी। पर ये खुशहाली ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रही। जैसे ही 1920s का डेकेड ख़त्म हुआ, 1929 में वर्ल्ड ने एक ऐसे क्राइसिस को फेस किया जो इससे पहले शायद न देखा गया न सुना गया और इसका नाम था द इकोनॉमिक डिप्रेशन। और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने यूएसए के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा वर्ल्ड इसकी गिरफ्त में आया क्योंकि ये वो टाइम था जिस टाइम पूरा वर्ल्ड का ट्रेड जो था वो यूएस डॉलर्स में हो रहा था। यूएस जो था वो यूरोप को भी सामान एक्सपोर्ट कर रहा था। बहुत सारे देशों की जो
करेंसी थी, या हम कहें बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो सिर्फ और सिर्फ यूएस पर बेस्ड थी। तो इस तरह से यूएस के साथ साथ बहुत सारे देश इसकी चपेट में आए और इसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक महसूस किया गया। आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।